सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अपने मस्तिष्क का लगातार सदुपयोग कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु संरचना की इस अगली यात्रा के पड़ाव में, जिसमें हम जानेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम जानेंगे कि रदरफोर्ड ने जब परमाणु मॉडल दिया तो उनके मन में क्या विचार रहे होंगे और कैसे क्या सोच के उन्होंने ये मॉडल दिया। इसके लिए अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ परमाणु संरचना की यात्रा के वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये बाकी की जो संरचना है वो स्पष्ट। हमने जाना था कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग है परमाणु। उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि इसके अंदर क्या क्या है। फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेस की खोज की, जिससे ये पता चल गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर प्रोटॉन की खोज हुई यानी कि एनोड किरणों की। सो कैथोड और एनोड किरणों की खोज के बाद ये कंफर्म हो गया था कि जो परमाणु है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है। इसके बाद सबसे पहली बार परमाणु की संरचना के लिए मॉडल दिया था सर जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन का मॉडल जो कहता है वो कहता है कि जो संपूर्ण परमाणु है वो एक धनावेशित भाग है, धनावेशित गोला है, और ये पूरा भाग मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे गुथे रहते हैं। इसके लिए उन्होंने तरबूज का एग्जाम्पल दिया था, उसका वीडियो में एक पहले आपको बता चुका हूँ। सो यहाँ तक की जानकारी हमें लग चुकी थी, लेकिन ये मॉडल भी फेल हो चुका था और उस समय सारे वैज्ञानिक लगे हुए थे कि परमाणु कैसा होता होगा। वास्तव में ये जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो खोज हुए हैं ये कैसे अरेंज होंगे, कहाँ होंगे, और इसी संबंध में अगली बार यानी कि 1911 में ये मॉडल आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सो इन्होंने किया क्या, आइए जानते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बॉक्स लिया, लेड का बॉक्स था ये, और इसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। रेडियो एक्टिव पदार्थ वो कहलाता है जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती। ऐसा कोई नाभिक जिसमें 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो। सो इसको हम अल्फा और बीटा और गामा ऐसे लिखते हैं। सो अल्फा पार्टिकल्स की बौछार इस पर की थी, और इन अल्फा पार्टिकल्स की विशेषता है कि इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार होता है 4, यानी कि इसमें 2 यूनिट प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सो ये हो गया अल्फा पार्टिकल। सो इन्होंने क्या किया, एक लेड का बॉक्स लिया जिसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है जिससे लगातार अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। इसमें यहाँ उन्होंने इस बंद डिब्बे में एक छेद कर दिया, यानी कि अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, क्योंकि बाकी डिब्बा तो बंद है। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहे। यहाँ इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली झिल्ली, बहुत ही पतली झिल्ली, यह एक सोने की पतली झिल्ली रखी, और ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से निकल रहे हैं तो ये कहाँ पड़ेंगे, इस सोने की पतली झिल्ली पे। इस सोने की पतली झिल्ली के चारों तरफ उन्होंने क्या किया, एक प्लेट लगा दी, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। इसको मैं ऐसे और अगर थोड़ा ऐसे बना दूं तो ये ऐसी एक स्क्रीन लगा दी, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो इसमें टकराएंगे। इससे टकराने के बाद इसके पीछे कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, वो इस स्क्रीन पे चमकते हुए दिख जाएं। इसलिए उन्होंने इसको क्या किया, एक स्क्रीन लगा दी। अब ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे ये इस पे बौछार हो रही थी और क्या क्या घटनाएं हो रही थी वो देख रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि मान लो ये एक एटम है और इस पर ये अल्फा पार्टिकल लगातार बौछार हो रहे, जैसे कि यहाँ से यहाँ हो रहे। सो इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स इस झिल्ली के पार हो जाते हैं, अधिकांश, यानी कि 99.9% पार्टिकल इस झिल्ली के पार हो जाके और इधर की इस स्क्रीन पे चमकते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पॉइंट ऐसे चमकते हुए दिख रहे हैं। लगभग 0.1% या इसको 0.2% भी आप बोल सकते हैं, पार्टिकल्स अपनी दिशा से विचलित हो रहे थे, अपना जो दिशा थी उससे विचलित हो रहे थे, यानी कि वो सीधे ना जाकर अपने मार्ग को बदल रहे थे। बहुत कम पार्टिकल।
और लगभग 20,000 में से एक, मैं यहाँ इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अधिकांश पार्टिकल क्या कर रहे थे, इसके आर पार निकल रहे थे। अधिकांश, कुछ अपनी दिशा को बदल रहे थे ऐसे ही, लेकिन लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो सीधा जाके और उसी दिशा में वापस लौट रहा था, यानी इसी दिशा में, जिस दिशा में से जा रहा था उसी दिशा में वापस लौट रहा था। यहाँ ये ऑब्जर्वेशन इस प्रयोग के दौरान उन्होंने की। इस प्रयोग को आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। सो इस तरीके से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की इस सोने की पतली झिल्ली पर बौछार की। इस सोने की पतली झिल्ली की जो मोटाई थी वो थी 0.00001 सेंटीमीटर, इसको आप 100 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। इतनी पतली झिल्ली पर जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की तो ये हुआ। अब ये क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमने जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो क्या दिया था कि पूरा जो भाग है वो धनात्मक आवेश है, पूरा जो भाग है वो क्या है, धनावेश का एक गोला है। परमाणु का अधिकांश भाग धनावेश का गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में ऐसे फंसे हुए हैं, जैसे तरबूज के बीच बीच में उसके पल्प में फंसे रहे थे। सो इन्होंने सोचा कि जब ये अल्फा पार्टिकल इस पर टकराएंगे तो सारे के सारे, चूंकि ये पूरा परमाणु ज़्यादातर भाग धनात्मक भाग है, तो ये जैसे ही इस पर टकराएंगे तो ये रिटर्न आ जाएंगे। इन्होंने ये सोच के ये प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने कि चूंकि ये पूरा भाग धनावेशित है, सो जैसे ही इस पे ये टकराएंगे तो ये किरणें वापस आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो बहुत अचंभित हो गए कि यार इसमें से तो अधिकांश किरणें तो इसके आर पार चली जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो है। तो ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए या ये जो प्रयोग किए, इसके बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, आइए जानते हैं कि इसके बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले। इस प्रैक्टिकल के बाद उन्होंने क्या देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। चूंकि अधिकांश अल्फा पार्टिकल इस झिल्ली के पार निकल जा रहे थे, इससे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसका अधिकांश भाग कैसा है, खोखला, तभी तो पार निकल रहे हैं। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान इसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ये 20,000 में से एक कण ऐसा टकरा रहा था यहाँ पे, जो कि रिटर्न हो रहा था टकरा के एकदम से। सो उन्होंने ये देखा कि अब एक इमेजिन है, एक सेंटेंस भी इसमें लिखा है इस थ्योरी से संबंधित, कि बाकी पार्टिकल टिश्यू पेपर पे, लेकिन ये एक लोहे के गोले पे टकरा के वापस लौट रहा था इतनी तेजी से, और इतनी किसी ठोस वस्तु पे टकरा के बाहर लौट रहा था। सो उसको उन्होंने क्या कहा, नाभिक। सो उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान है वो इसके कहाँ पे है, केंद्र में स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक, जिससे टकराकर ये कण, ये पार्टिकल्स लौट रहे थे। परमाणु के कुल आकार की तुलना में नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है। परमाणु का जो कुल आकार है उसके कंपेयर में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, क्योंकि इस परमाणु के अधिकांश भाग से तो पार्टिकल्स निकल रहे थे, लेकिन इस भाग से नहीं निकल रहे थे। तो इतना भाग जो है उसके कंपेयर में ये परमाणु का नाभिक बहुत छोटा होता है। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, लगभग 2 किलोमीटर बड़ा ग्राउंड, चारों तरफ से 2x2 का, और इस ग्राउंड में एक छोटा सा कोई गोला या बॉल एक रखी हुई है। सो ये पूरा जो ग्राउंड है वो क्या है, एक परमाणु, और उसकी बीच में रखी हुई एक छोटी सी बॉल, वो है नाभिक। इतना बड़ा अंतर था। कितना अंतर था, 10⁻⁻10 मीटर का परमाणु और 10⁻⁻15 मीटर, यानी लगभग 1,00,000 गुना छोटा था इसका नाभिक। सो परमाणु के कुल आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। नाभिक यानी कि जो धनावेशित भाग है वो चारों ओर से इलेक्ट्रॉनों से घिरा है। इन्होंने क्या कहा था, मान लीजिए ये परमाणु है पूरा, ये नाभिक है, तो इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे। उस थ्योरी को, थॉमसन की थ्योरी को उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा था कि धनावेशित भाग, पूरा परमाणु ही धनावेशित भाग है,
इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा कि नाभिक है, और नाभिक के खोजकर्ता को के रूप में रदरफोर्ड को ही आज भी मान्यता है कि नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। सो नाभिक की थ्योरी देने के बाद इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही घूमते रहते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह घूमते रहते हैं। सो ये थ्योरी उन्होंने नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से संबंधित दी, और इन्होंने कहा कि जितना धनावेश किसी नाभिक में होता है उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। सो ये इसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बराबर कर देते हैं और परमाणु क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ये थ्योरी दी इन्होंने। ये कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उच्च वेग से घूमते रहते हैं। इसकी एक थोड़ी सी और मैं इसको एलेबोरेट करना चाहूँगा। इन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं, जिसके कारण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी अपनी ओर खींच सकता था, लेकिन चूंकि प्रोटॉन का भार जो होता है भारी होता है और भारी वस्तु हल्की वस्तु को अपनी ओर खींचती है, सो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन इस फोर्स को या इस अट्रैक्शन को ये घूमने के अट्रैक्शन में या घूमने के लिए परिवर्तित कर रहे थे। यानी अगर आपने पढ़ा हो सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, जो कि नाभिक की ओर लागू होता है, सो जैसे ये इनका अट्रैक्शन इस साइड हो रहा था, इस अट्रैक्शन को या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को ये बदल के इलेक्ट्रॉन उसके घूमने के लिए उपयोग कर ले रहे थे, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। जैसे अगर रस्सी में एक पत्थर फंसा के और उसको घुमाएं तो एक्चुअली में हम उसको नाभिक की ओर खींचते हैं, लेकिन वो चारों ओर घूमता रहता है। सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इसको सेंट्रीपेटल यानी कि अभिकेंद्रीय फोर्स में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते होंगे या घूमते रहते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा। सो ये जो थ्योरी थी, ये पूरी थी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इसमें भी कुछ कमियां थी। तो इसमें क्या कमियां थी? चूंकि इतनी खोज होने के बाद वैज्ञानिकों का तो काम ही है भाई, हमारे आसपास का भी काम है कि कमियां निकालना। ये अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। सो इनकी इस थ्योरी की कुछ कमियां भी हैं। आइए बहुत कम समय में हम वो कमियां भी जान लेते हैं कि ऐसी क्या कमियां थी जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो ये इनकी इस मॉडल की कुछ कमियां हैं, आइए इसको जान लेते हैं। पहली कमी थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ना कर पाना, यानी कि ये नहीं बता पाए कि परमाणु स्थायी कैसे है। अब इसके पीछे कुछ कारण है, चूंकि इन्होंने तो परमाणु की संरचना बता दी थी, लेकिन एक मैक्सवेल की थ्योरी है। मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में गति कर रहा है तो उसमें त्वरण होता है, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है यानी कि सर्कुलर घूम रहा है, तो उसमें से एनर्जी के रूप में कुछ वेव्स निकलती रहती हैं, यानी कि उससे एनर्जी लगातार निकलती रहती है। ये कहा था किसने? मैक्सवेल ने। और ये थ्योरी मान्य भी थी। मैक्सवेल ने कहा तो ये थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई थी वर्ल्ड में। सो अगर कोई पार्टिकल चारों तरफ घूम रहा है तो वो एनर्जी लॉस करेगा। अब इन्होंने क्या कहा था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। अगर चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फिर ये अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा होगा, और लॉस करते करते ये इसके नाभिक की ओर पास आता जाएगा और एक दिन नाभिक से टकरा जाएगा और टकरा के खत्म हो जाएगा। ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि मैक्सवेल के अनुसार तो अगर कोई चारों ओर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो ये नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो एनर्जी को लॉस करेगा और आके प्रोटॉन से यानी कि नाभिक से टकरा जाएगा, तो फिर परमाणु स्थायी होगा ही नहीं, परमाणु तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमाणु स्थायी है, तो आपकी थ्योरी में ये स्पष्ट नहीं है कि परमाणु स्थायी क्यों है। सो ये तो हो गई है कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाएगी। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना का व्याख्या नहीं कर पाना। इलेक्ट्रॉनों ने कहा चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन कैसे घूम रहे हैं, किस स्थिति में है, क्या गति है, क्या है, इसके बारे में वो नहीं बता पाए। उनकी ऊर्जा का क्या स्तर है, ये नहीं बता पाए।
सो एक तो इनकी संरचना की व्याख्या। तीसरा है परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या ना करना। सो स्पेक्ट्रा और विविक्त स्पेक्ट्रा ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा डिटेल में किसी और वीडियो में इसको समझेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं। जब हम किसी विजिबल लाइट को ऐसे किसी प्रिज्म से गुजार देते हैं तो आपने देखा होगा कि विवग्योर करके 7 कलर आते हैं और ये हमें एक फोटोग्राफिक प्लेट पे अलग से इसका हम जब स्पेक्ट्रम लेते हैं तो इस पर दिखाई देती है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है, मतलब कंटिन्यू लाइनें इसमें हमें दिखाई देती हैं ऐसी कंटिन्यू, मतलब कलर जो आपको दिखाई देते हैं 7 रंग इंद्रधनुष में वो कंटिन्यू रहते हैं एक दूसरे के, इसको बोलते हैं सतत। दूसरा क्या होता है कि जब हम किसी एटम या किसी गैस का स्पेक्ट्रम ले रहे थे, स्पेक्ट्रम किसी गैस का ले रहे थे, मान लो इसमें गैस भर दी हमने और इससे लाइट निकाली, तो ये जो स्पेक्ट्रा आ रहा था फोटोग्राफिक प्लेट पर ये कंटिन्यू नहीं आ रहा था जैसे कि आना चाहिए। ये 7 कलर जो आ रहे थे यहाँ कहीं ऐसा आ रहा था, फिर गैप हो रहा था, फिर दूसरा आ रहा था, फिर गैप आ रहा था, यानी कि इसको बोलते हैं हम रेखीय स्पेक्ट्रम। सो ये कंटिन्यू स्पेक्ट्रम ना आके कैसा आता था, रेखीय स्पेक्ट्रम। सो प्रश्न चिन्ह उठता था कि आपके अनुसार इलेक्ट्रॉन अगर चारों ओर घूम रहे हैं तो चारों ओर घूम रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अगर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यू आना चाहिए, यानी 7 कलर जो हैं वो रेगुलर दिखना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, वास्तव में तो केवल रेखाएं दिखती हैं 3-4, बीच बीच में कलर गायब हो जाते हैं। तो वो कलर कहाँ जाते हैं? ये जो स्पेक्ट्रम है इसको लाइन स्पेक्ट्रम या विविक्त स्पेक्ट्रम बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ये इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए रदरफोर्ड। सो ये 3 कमियां थी जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद कुछ ऐसी खोज हुई जिसके बाद परमाणु की संरचना तब से आज तक उसी हिसाब से चल रही है और बिल्कुल स्पष्ट चल रही है। सो इसके बाद हम जानेंगे परमाणु का अगला मॉडल। आपको अंदाजा होगा कि वो मॉडल कौन सा है, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, और अगर है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।